उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं, उभयधर्मी पदार्थ होता क्या। उसके बाद उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोदाहरण होता क्या है। व्याख्या तो हम जान रहे, वर्णन करना, डिटेल्स बताना। सोदाहरण, सोदाहरण मतलब उदाहरण सही, उदाहरण के साथ, ठीक बात। तो उभयधर्मी, पहले तो आप ये बताइए कि उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब दोनों में याद रख सकते हैं। तो अब ये ध्यान रखेंगे उभय, क्योंकि सर उभय जो होता है, जैसे एक उभयचर शब्द होता है। उभयचर मतलब होता है जो जमीन पर भी और पानी में दोनों में, जमीन और पानी दोनों में उभयचर। जैसे मेढक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, सांप हो गया, ये उभयचर प्राणी है। ठीक वैसे ही अब दिमाग लगा देंगे, एक और शब्द आता है, ये तो बायोलॉजी में आता है, उभय विस्थापन। ये आपका जो है विस्थापन, ये शब्द भी आपको रसायन शास्त्र में आता है, एकल विस्थापन या द्विविस्थापन। द्विविस्थापन को हम उभय विस्थापन ही कहते हैं। तो उभय मतलब दोनों, है ना, समझ आ गया, उभय मतलब दोनों। अब यहाँ पे समझेंगे ये कि असल में ये उभय मतलब दोनों में, ये अलग ध्यान से आपने लिख लेना है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा ये होगा क्या, आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं। अब ये पदार्थ है तो बोलना है वह पदार्थ, वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों का जैसा व्यवहार करे। वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के जैसा व्यवहार करता है। लेकिन सर उल्टा होता ना। हाँ, वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार के जैसा व्यवहार, दोनों के जैसा व्यवहार करता है। यहाँ पे व्यवहार आकर होगा क्या, व्यवहार आकर नहीं होगा, ठीक था, व्यवहार करता है। अब देखिए, अर्थात इसका परिभाषा एक और हो जाएगा, वो कैसे व्यवहार करता है। जैसे वह पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके अम्ल नहीं, लवण और जल बनाता है। ये जो परिभाषा है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड परिभाषा, उदासीनीकरण हो जाएगा सर। वह पदार्थ जो अम्ल क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब ये कैसे समझ आएगा, तो देखिए सर ये तो उदासीनीकरण हो गया ना। ZNO, कभी कभी कॉन्सेप्ट जब आप नहीं जानते हैं तो आपको लगता है वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ZNO ये एक ऐसा पदार्थ है। अब ये पदार्थ ZNO दोनों के कंडीशन में, अगर यहाँ ZNO HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, यहाँ ZNO NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा। आप ये जान चुके हैं कि कन्फर्म ये अम्ल है। अभी ये कैसा, क्या चीज है, ये अम्ल, ये क्या है। तो अब आप देखिए चमत्कार, ये अम्ल है तो ये पक्का क्षार जैसा काम करता होगा, और सच में क्षार जैसा काम करता है। कैसे पता चल गया, क्योंकि ZNO HCl से जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब देखिए ये लवण और जल बन गया ना। इसका मतलब ये ZNO क्षार के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण जल दिया। अब ZNO ही है, यहाँ भी ZNO है, लेकिन ये यहाँ अम्ल बन जाएगा, यहाँ अम्ल का काम करेगा। ZNO एक समय में क्षार का काम किया, वही ZNO एक समय में अम्ल का काम किया। तो ये ZNO क्षार के साथ देखिए Na2 ZNO2 प्लस H2O निकला है। ये भी लवण है, लेकिन इसका नाम भी आपको पूछा जाता है, सोडियम जिंकेट। इसका नाम फिर से बोलिए, क्या, सोडियम जिंकेट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, हाई लेवल सूत्र होते हैं, ये पॉलिटेक्निक में पूछ दिए जाते हैं। सोडियम जिंकेट एक लवण है जिसका सूत्र क्या होता है। अब आपको फिर से समझाते हैं, ये जो पदार्थ है ZNO, यहाँ पे अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके लवण जल बनाया,
ZNO क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया। तो हम समझ गए, तब हम क्या समझ गए, लवण और जल कहीं ना कहीं अम्ल और क्षार मिलके बनता है लवण और जल। इसका मतलब अगर यहाँ अम्ल था तो ये क्षार बन गया, यहाँ क्षार के केस में अम्ल बन गया, यानी ZNO एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी क्या है, ऑक्साइड है। अब आप सोच रहे हैं सर उभयधर्मी क्या है, ये ऑक्साइड है। अरे बाबू नूनू, जब ये ऑक्साइड है उभयधर्मी तो ये एक तरह का पदार्थ भी तो है, तो पदार्थ भी बोल सकते हैं या ऑक्साइड। आपको बोर्ड एग्जाम में ऑक्साइड भी आ जाए तो डरिए नहीं, वही बात है। अब एक और याद रखिए, Al2O3 भी एक वही ऑक्साइड है। तो हम ट्रिक से याद रख लेंगे बच्चों, जनाबे अली। अब जनाबे अली साहब एक ट्रिक है। जनाबे अली नाम का एक इंसान जो अम्ल जैसा भी व्यवहार करता था, क्षार जैसा भी व्यवहार करता था। जो आदमी अम्ल और क्षार दोनों जैसा व्यवहार करे तो वह क्या होगा, उभयधर्मी पदार्थ होगा। ठीक है, तो ये आप ना ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, व्यवहार में शायद मुझे लगता है जैसे कि व्यवसायी कैसे होता है, क्या ठीक है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो अब यहाँ पे जनाबे अली, तो जनाबे से ZN हो जाएगा, अली से एल्युमिनियम हो जाएगा। तो ZN का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड याद रख लेंगे। जनाबे अली नाम का इंसान दुश्मन में भी सट जाता था, दोस्त में भी सट जाता था। यानी कह सकते हो दोनों जैसा, बहरूपिया कहते हैं, कभी दोस्त बन जाता है कभी दुश्मन। जनाबे अली यानी कभी अम्ल बन जाता है कभी क्षार, यानी कभी अम्ल जैसा व्यवहार करता है कभी क्षार जैसा। वह कैसा पदार्थ होगा। अब आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि सोदाहरण व्याख्या कैसे हुआ, यही तो है सोदाहरण व्याख्या। ZNO और Al2O3 ये इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑप्शन भी दे देगा। इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, अगर आपको ZNO दिख जाए तो आंसर हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर ZNO नहीं रहे तो Al2O3 पे रहेगा। आप आंसर अच्छे से कर सकते हैं, दोनों ही याद रखिए। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन आप ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका क्या है। अब अगर ये दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। ये प्रश्न ना आपको दो तरीके से पूछ दिया है और ये हम मान के चलते हैं कि ये हार्ड प्रश्न है। कैसे, क्योंकि ये पहला तो संतुलित करना आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाता है। कभी कभार छोटा प्रश्न रहता है तो आप संतुलित कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पहले आप समीकरण तो लिखिए। ये शब्द समीकरण है, आपको शब्द समीकरण से आपको रासायनिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। ये शब्द समीकरण है, रासायनिक सूत्र के हेल्प से जो समीकरण लिखा जाए उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अब तो अगर जिंक का आप सूत्र क्या जानते हैं, ZN जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4 जानते हैं। एरो देंगे H2। अब ये सर हाइड्रोजन गैस है, G फॉर गैस, ये AQ फॉर एक्वस, मतलब लिक्विड में जो पदार्थ रहे उसको एक्वस कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आटा में पानी मिला दिए तो अब ये आटा एक्वस फॉर्म में आ गया। एक्वस मतलब पानी मिला हुआ। तो अब समझ गए। अब यहाँ पे बताइए ये संतुलित करना है। अब आप संतुलित कर लीजिएगा। तो संतुलित करने जाएंगे तो सबसे पहले किसे संतुलित करेंगे, जो अधिक संख्या में हो। ऑक्सीजन यहाँ पे अधिक संख्या में है तो ऑक्सीजन इधर 4 है तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है। सल्फर इधर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। इधर H2 हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है। ZN भी इधर 1 है तो ZN भी इधर 1 है। ये ऑलरेडी संतुलित है तो हम इसको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आइए, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र एरो देंगे। बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान तो है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बेरियम सल्फेट का सूत्र जानते तभी आपके लिए आसान था। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और अब मैं आपको बता दूं थोड़ा देर के लिए, जिंक का संयोजकता +2 होता है तो बेरियम का भी संयोजकता +2 होता है, क्योंकि कैल्शियम का संयोजकता +2 होता है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भी
सबसे पहले आप संतुलित किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कितना है इधर 4, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन संतुलित है। उसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1, इसको 2 करने के लिए इसमें गुना कर देते हैं, पीछे गुना किया जाता है, हमेशा सूत्र के पीछे गुना करेंगे। तो हाइड्रोजन 2 करने के चक्कर में आप जब 2 यहाँ पे गुना किए तो क्लोरीन भी यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ भी तो क्लोरीन 2 है, तो काम आपका बना हुआ है। बेरियम इधर 1 है, बेरियम इधर 1 है। आप बढ़िया से फिर से चेक कर सकते हैं, आप चेक कर भी लीजिए, आपका ये संतुलित हो चुका है। कंफर्म होने के लिए एक बार फिर से एक एक को चेक कर लेना जरूरी है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन बना लेनी है। प्रश्न, जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डालने से क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिंक को सिंबल लिखिए और एक अपना आयरन सल्फेट का एक विलयन लीजिए, जो कि आपको मान लीजिए एक बीकर है, उस बीकर में आप ना आयरन सल्फेट का विलयन ले लीजिए। ये घोल कह सकते हो आयरन सल्फेट का। तो बहुत ही जरूरी है आयरन सल्फेट का सूत्र जानना FeSO4, और जिंक का सूत्र जानना, जिंक का संकेत जानना Zn होता है। और ये आपको बहुत अच्छे से जानना होना चाहिए। जीलोता एक सूत्र है, मेरे द्वारा ट्रिक है ये। जी फॉर होगा जिंक, ज्यादा होगा लो फॉर ता फॉर तांबा। इससे ये ट्रिक्स आप ये याद रख सकते हैं, इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जिंक जो होता है ज्यादा अभिक्रियाशील होता है लोहा से, और लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील होता है तांबा से। अरे डेली लाइफ में भी देखो, जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है और लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है तांबा से। अब यहाँ से ये समझ आया कि जब जिंक जो है, जिंक का टुकड़ा होता है, जनरली देखिएगा तो जिंक का टुकड़ा आप देखिएगा तो एकदम भूरा कलर का, ग्रे कलर का असल में होता है। तो जिंक का जो धातु होता है, जब उसको आप उसमें डालिएगा, जिंक धातु को उसमें, इस टुकड़ी को जब डालिएगा उसमें, तो क्या होगा कि FeSO4 विलयन से वो अभिक्रिया करेगा। जाहिर सी बात है, जब आप ये पानी में चीनी मिलाते हैं तो असल में वो घुलता है, लेकिन यहाँ पे जिंक भी जो है असल में जब वो विलयन में जाएगा तो अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया करने के दौरान जो है जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, किससे, लोहा से। लोहा को बाहर निकाल देगा और इसके स्थान पे, Fe के स्थान पे कौन आ जाएगा, अब जिंक आ जाएगा, बगल में SO4 वो लिखेंगे और आयरन बाहर चला गया। इससे ये पता चला जिंक SO4 का जो होता है असल में ये आयरन बाहर निकल गया। आपको ये याद, यहाँ पे क्या होता है, जिंक आयरन सल्फेट, जिंक को जब आयरन सल्फेट विलयन में डालेंगे तो बोलिएगा कि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। जब उसे फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो आयरन को वहां से विस्थापित करके वह जिंक सल्फेट नामक लवण बनाता है। ठीक है, ये होता है, ये काम होता है। ठीक है, Zn पहले क्या हुआ इसमें, अभिक्रिया जो हुआ है, इसी को आप शब्द में बोलिएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप और अच्छे से जानते हैं तो FeSO4 का रंग होता है हरा कलर। FeSO4 का रंग कैसा होता है, हरा, और असल में ये होता है श्वेत रंग का। ZnSO4 जनरली श्वेत रंग का होता है। तो अब आप बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो ये हरा कलर जो है ये श्वेत में, और ये जो आयरन है असल में आयरन का जो ओरिजिनल कलर होगा ना, वो आयरन अपना ओरिजिनल कलर में चल जाएगा, डीप ग्रे में चला जाएगा, डीप भूरा कलर में चला जाएगा। आप रंग में नहीं भी जा सकते हैं, केवल आप क्या जाइएगा, कहिएगा कि जब जिंक को आयरन सल्फेट विलयन में डाला जाता है तब जिंक सल्फेट, बोलिएगा जिंक सल्फेट और आयरन जिंक का निर्माण होता है, आयरन का निर्माण होता है। अब इसमें डिटेल्स आप ये भी बोलना अगर चाहते हैं आप, तो बोलिएगा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होने के कारण आयरन सल्फेट के विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट और आयरन का निर्माण होता है। यही चीजें यहाँ हो रहा है, ये बोलना है। और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें, तो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण ये वाला आप लिख लें। तो जो है चौथा नंबर प्रश्न आपका है कि संधारण क्या है और सोदाहरण समझाइए। फिर आ गया सोदाहरण। बच्चों सोदाहरण का क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए।
ठीक बात। संचारण, 1 मिनट आप थोड़ा दिमाग लगाइए। बिहार बोर्ड से हम लोग आते हैं, जनरली देहाती किस्म का दिमाग तो रहता ही है हम लोगों का। तो एक बात बताते हैं आपको, संचारण मतलब लगता है छार, छार जम गया, छार जम गया है ना, अगर देहाती रूप में बोले तो यानी कहीं ना कहीं धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन, जल यानी नमी, और उसमें अम्लीय कुछ गैस भी होता है। अम्लीय गैस के कारण 3 चीजें जनरली होते हैं वायु में। अब कुछ नमी होता है, और वायु ऑक्सीजन होता है, और तीसरा अम्लीय पदार्थ भी होता है, अम्लीय गैस भी होता है। इन 3 चीजों से धातु अभिक्रिया कर लेता है। अब जब धातु अभिक्रिया कर लिया तो कुछ तो नया चीज बनेगा। तो वो नया चीज बनाता है धातु अपने सतह के ऊपर अवांछनीय पदार्थ, जो कि उस धातु के लिए अच्छा नहीं होता है। धातु का जो होता है उसमें वो धातु का कह लीजिए बॉडी वो कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए हम उसमें पेंट कर देते हैं ताकि वायु में मौजूद ऑक्सीजन और नमी और अम्लीय पदार्थ से अभिक्रिया नहीं कर सके। और आपको मैं बता दूं, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका जंग लगने के बाद लोहे का भार बढ़ जाता है। ये पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम में पूछ देते हैं। तो फिर से बोलिए, लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार बढ़ जाता है। याद रखिएगा ये लाइन। अब ये लोहे में जंग लगना क्या है? संचारण का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, लोहे में जंग लगना संचारण का एक उदाहरण है, परिभाषा नहीं, यह एक उदाहरण है, याद रखिएगा। तो हम बोलेंगे संचारण में होता क्या है। मैं पहले आप लोगों को मैं ना रिएक्शन बताता हूँ। पहले आप ये बात बताइए, धातु आयरन क्या है? धातु है ना, आयरन क्या है? आए दिन आप लोग जानते हैं घर के खिड़की जो होते हैं आयरन के रॉड से बना होता है। बहुत लोगों का गेट जो होता है आयरन रॉड से, आयरन से ही बना होता है। तो वो उसमें जंग लग जाते हैं, आप लोग जानते हो ये बात। तो जंग लगता है 3 चीजों से, नमी के कारण यानी जल के कारण, उसके बाद उसमें वायु में ऑक्सीजन भी रहता है, तो यहाँ इसके बदले हम वायु बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जनरली ये यहाँ पे अभिक्रिया होगा और ये बन जाएगा Fe2O3.XH2O। ये ध्यान रखिएगा इस बात, ये X किस लिए? यहाँ पे नहीं पता है कि नमी कितना सोखेगा, वो नमी में कितना पानी वो ले लेगा, वो धातु इसकी कोई गिनती नहीं है। अब तो अगर वो लोहा गलती से नमी युक्त जगह पे है जहाँ ज्यादा नमी है, मान लीजिए तालाब के बगल में आपका अगर घर है, मान लीजिए कि गड्ढे के बगल में आपका चापाकल है, तो उसमें जंग जल्दी लग जाएगा। इसका मतलब वहाँ जल ज्यादा अधिक मात्रा में जल से अभिक्रिया कर लिया है। जहाँ नमी कम है, लेकिन नमी तो है बल नमी कम है, वहाँ कम जल से अभिक्रिया करेगा। इसीलिए यहाँ पे X है, कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए X है। हो सकता है N भी रहेगा, और यही जंग का सूत्र होता है। जंग का सूत्र यही होता है। अब आपने क्या सीखे? उदाहरण यहाँ पे इसी को बोलिएगा, लोहे में जंग लगना। X के जगह तो कुछ भी रख सकते हैं। बिल्कुल, लोहा में जंग लगना एक उदाहरण है। लोहा में जंग लगना संचारण का एक उदाहरण, संचारण का एक उदाहरण है, संचारण का उदाहरण। अब एक बात बताइए आप लोग हमें कि लोहा में जंग लगना का ये समीकरण भी हो गया, लोहे में जंग लगना का ये समीकरण भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा, जब धातु वायु में मौजूद, जब धातु वायु में मौजूद नमी वायु और वायु नहीं ऑक्सीजन अम्लीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके धातु के क्या सर क्षारीय रहेगा तो नहीं लगेगा, करके धातु अभिक्रिया करके अपने सतह पर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसे हम जंग बोल सकते हैं। अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेता है। इसी प्रक्रिया को बोलिए क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। तो ये आप अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा 2 कॉपी आप याद ही कर जाए, आप समझ लिए तो आप अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। जब धातु वायु में मौजूद ऑक्सीजन, नमी यानी जल और कुछ अम्लीय पदार्थ से अभिक्रिया करके वह अपने सतह के ऊपर अवांछनीय पदार्थ
का निर्माण कर लेते हैं, जो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दीजिएगा, लोहा में जंग लगना एक संचारण का उदाहरण है। शराब पीने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप इसमें और भी इसमें आप ना जानकारी दे सकते हो, लेकिन फिलहाल मैंने 4 आपको बता रहा हूँ। शराब पीने से निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है, मानसिक संतुलन खो देता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं गांव घर में क्या होता है, जो शराब पी लेते हैं वो आदमी जो है ना, अपने बेटे को, अपनी पत्नी को भी, अपने जितने भी लोग होते हैं चाहने वाले, अपना लोग उपयोग भूल जाते हैं। अर्थात ये हुआ मानसिक संतुलन खो देते हैं। मानसिक संतुलन खोने से एक चीज और आप समझ सकते हैं, वो गाली गलौज करने लगते हैं, अनाप शनाप बकने भी लगते हैं, यानी मानसिक संतुलन उनका खत्म हो जाता है। किडनी, फेफड़ा, लीवर, ये सारे चीज जो होते हैं ना, ये लगभग इन तीनों चीज पे इनका ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। आए दिन आप जानते होंगे कि फेफड़ा, किडनी फेल हो जाना, ज्यादा शराब पिया तो किडनी फेल हो गया, लीवर कमजोर हो गया, है ना, इस तरीके से। आँख की बीमारी से आपको ये समझना है कि आँख की बीमारी मतलब आँख कमजोर हो जाता है, आँख की रोशनी मंद हो जाता है। उसके बाद चौथा अभी सबने कभी कभार जो क्या होता है, आप आए दिन देखिए, अभी छपरा में ही आपको पता है कि जहरीले शराब पीने से बहुत सारे लोग बढ़ गए, अर्थात जहरीली शराब पीने से मृत्यु तक भी हो जाती है। सबसे पहले जरूरी ये जानना है कि यहाँ पे जो अपमार्जक है वो होता क्या है। साबुन तो आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि साबुन से रोज आप नहाते हो तो आपको पता है कि साबुन से आप साबुन क्या है, आप साबुन जानते हो। लेकिन अपमार्जक थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर यही आपको बोलते सर्फ क्या है, तो आप बोल देते सर कपड़े धोने में जो यूज करते सर्फ होता है। शैम्पू क्या है, सर बाल धोने में जो यूज करते हैं शैम्पू है। यही उदाहरण है अपमार्जकों का। तब आप समझ गए अपमार्जक एक का उदाहरण होता है सर्फ और शैम्पू। साबुन अलग चीज है। अब ये अपमार्जक का थोड़ा हम सेंस बताते हैं। अपमार्जक ने साबुन का स्थान इसलिए ले लिया है क्योंकि साबुन केवल साफ जल में ही अपना काम करता है, साफ करने का। लेकिन अपमार्जक साफ जल के साथ साथ कठोर जल यानी खारा जल में भी साफ करता है। इसीलिए हम क्या चाहेंगे कि जो खारा जल है, कठोर जल है, अगर उसमें भी अगर कोई चीज साफ कर देता है कपड़े को, तो मैं उसका इस्तेमाल ज्यादा करूंगा। सर साफ हो जाएगा कपड़ा। हाँ बिल्कुल। तो अब आप कह सकते हो कि अपमार्जक ने साबुन के स्थान ले लिया है। चलिए अब हम लिखते हैं अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है। आप अपमार्जक ने साबुन का स्थान ले लिया है क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में भी अभिक्रिया करके साफ करने का काम करता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो एक मिनट रुक जाइएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो अपमार्जक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्फ है अपमार्जक, यहाँ पे कठोर जल है, और ये जो कठोर जल, क्यों कठोर जल है आपको फिर से मैं बता दूं। कोई जल कठोर इसलिए होता है क्योंकि उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण उसमें मौजूद रहता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण जिस जल में मौजूद हो वह जल कठोर जल हो जाता है, यानी खारा जल हो जाता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो सर्फ है कठोर जल के साथ भी ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण अविलय लवण बनाता ही नहीं, अविलय अवक्षेप नहीं बनाता है। यहाँ पे बोल सकते हैं कि अविलय अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है, यानी ये झाग उत्पन्न करता है, यानी यह झाग उत्पन्न करके सफाई करने का काम करता है। अब किसी ने हमसे पूछा कि सर झाग क्या होता है, जो आप व्हाइट कलर का, जैसे ठेठ में फेन कहते हैं जिसको,
वो पानी के ऊपर उजला उजला जो दिखता है वही झाग होता है। जब वो झाग उत्पन्न किया इसका मतलब वो साफ कर सकता है। अगर झाग उत्पन्न नहीं होगा तो समझिए को साफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि झाग उत्पन्न होने से मिसेल का निर्माण होता है। वो डिटेल्स आप समझिएगा बाद में। तो कहने का मतलब आपने क्या सीखा, कोई भी सर्फ, कोई भी अपमार्जक कठोर जल में भी अभिक्रिया कर लेता है, कठोर जल से भी क्रिया करके झाग उत्पन्न कर देता है, यानी वह अविलय अवक्षेप का निर्माण नहीं करता। अब सोचिए साबुन क्या करता होगा, अगर यहाँ पे साबुन होता तो ये जो कठोर जल के साथ ना, ये कठोर जल के साथ क्या करता, अविलय अवक्षेप का निर्माण कर देता, अविलय अवक्षेप बन जाता। तो बताइए जब अविलय अवक्षेप बन जाता तो आपके कपड़े पे धब्बे लग जाएंगे ना। आप चले कपड़े को साफ करने, लेकिन पता चला साबुन जो है, साबुन के कारण अवक्षेप विलय बन गया और वो कपड़े पे स्पॉट आ गया, दाग लग गया। ये अविलय अवक्षेप के कारण झाग बनाने बदले में क्या बना दिया, वो अविलय। अविलय मतलब नहीं घुलने वाला, अविलय यानी आपने समझ लिया। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अपमार्जक साबुन का स्थान ले लिया। और भी रीजन आप दे सकते हैं, जैसा कि आप रीजन दे सकते हैं। ये अगर मैं पहला रीजन दूं तो दूसरा रीजन ये दीजिएगा कि अपमार्जक बहुत ही तेजी गति से साफ करता है। अपमार्जक तेज गति से काम करता है। बोलिए बादल, अपमार्जक तेज गति से कार्य करता है। और आप लोग बोलिए, और आप लोग भी जानते हैं कोई कारण, बिल्कुल अपमार्जक तेज गति से कार्य करता है, ठीक है। और आप मार्जक कह सकते हो ये, हाँ ये साबुन मंद गति से कार्य करता है, लेकिन अपमार्जक तेज गति से कार्य करता है। और आप ये बोल सकते हो कि अपमार्जक मृदु जल के साथ साथ कठोर जल में झाग उत्पन्न करता है। आई थिंक आपने ये बेहतर तरीके से समझा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जनरली आपके बुक में इस तरीके से नहीं लिखा रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे सर्फ यानी अपमार्जक लिख के कठोर जल, उसके नीचे आप उसमें ये दिखा करके आप ऐसा कठोर जल फिर से समझा दीजिए। ठीक है। कठोर जल तब होता है कोई जल कठोर जब उस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम घुले होते हैं। कैल्शियम का लवण और मैग्नीशियम का लवण, आयन कह सकते हैं। कैल्शियम का आयन और मैग्नीशियम का आयन। कैल्शियम पे कितने धनावेश होंगे, 2 मैग्नीशियम कितने धनावेश, क्योंकि इसकी संयुक्ता दोनों का 2 होता है, ठीक है। सवाल है आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों। बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन ये सवाल तभी आपको समझ आएगा जब आयनिक यौगिक समझते होंगे कि आयनिक यौगिक होता क्या है। तो आयनिक यौगिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा। आयनिक यौगिक, पहले तो मैं एक बात बता दूं, आयनिक यौगिक में आयनिक बंधन पाया जाता होगा, मौजूद होता होगा। तो आयनिक बंधन, अब आयनिक बंधन आपको समझना पड़ेगा, ये भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। धातु और धातु के बीच बने बंधन को कौन सा, फॉर एग्जाम्पल धातु Na ले लिया, उसके बीच NaCl के बीच कौन सा बंधन, अब ये NaCl में आयनिक बंधन है, तो NaCl कैसा यौगिक होगा, NaCl कैसा यौगिक होगा। अब सुनिए ध्यान से, NaCl आयनिक यौगिक इसलिए भी होगा क्योंकि अगर धातु है तो आप ये जानते हो कि धातु इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, त्याग करता है। अब तो आप ये जानते हो कि कोई भी इंसान अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पे धन आवेश आएगा। ये जब टूटेगा, असल में ये बंधन जब टूटेगा तो वो आयनीकृत रूप में चला जाएगा। जब ये बंधन टूटेगा तो आयन में टूटेगा। अब ये क्लोरीन भी टूटेगा तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज जाएगा, माइनस का चार्ज आएगा। कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। अब तो ये समझ आया कि आयनिक यौगिक ये क्यों था, क्योंकि ये जब बंधन टूटता है तो प्लस और माइनस में आयन होते हैं 2 प्रकार के, एक धन एक ऋण, यानी एक प्लस एक माइनस। अब समझ में आया कि NaCl एक आयनिक यौगिक इसीलिए है क्योंकि जब ये टूटता है तो आयनीकृत रूप में टूटता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो अब बेहतर तरीके से आपने समझा NaCl एक आयनिक यौगिक है कैसे। अब सुनिए, ये जो Na+ और आप ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि प्लस माइनस में आकर्षण होता है कि विकर्षण। यहाँ पे जो आकर्षण बल है बहुत ही मजबूत लगता है, आकर्षण बल मजबूत लगता है यानी अत्यधिक लगता है। तो यहाँ पे अब आपको समझ जाना है कि
आकर्षण बल आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का रीजन है कि आयनिक यौगिक के दो कणों के बीच, आयनिक यौगिकों में दो कणों के बीच आकर्षण बल, जैसे ये NaCl एक आयनिक यौगिक है, तो इनके बीच, इनके आयन के बीच आकर्षण बल जो लगता है वो बहुत ही ज्यादा अत्यधिक लगता है। ये आकर्षण बल जो होता है कितना लगता है बच्चों? बोलिए, आकर्षण बल कितना लगता है? अत्यधिक लगता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगता है। अब आप एक बात बोलिए कि जब NaCl के बीच आकर्षण बल अधिक लगेगा, इसको तोड़ने में ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा कि कम गर्मी देना? इस बल को तोड़ने में आपको अत्यधिक क्या देना पड़ेगा? अत्यधिक उष्मा देना पड़ेगा। अधिक तोड़ने के लिए इसमें लिखेंगे, इसे तोड़ने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, इसके बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक क्या देना पड़ेगा? उष्मा की जरूरत होगा, उष्मा देना पड़ेगा। उष्मा मतलब क्या होगा? ताप। उष्मा यानी ताप देना पड़ेगा। अब आपको समझ आ जाएगा कि जब आपको ये पता चल गया कि आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि इसके बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक उष्मा देना पड़ेगा। अतः इस यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होंगे। क्वथनांक उच्च होंगे, ऐसे बोलेंगे, उच्च होंगे। अब आप थोड़ा और एक बात समझिए, अगर आप सोच रहे हैं सर कैसे उच्च हो जाएगा, अब तो उष्मा ताप नूनू, अगर ये ज्यादा टेम्परेचर आप दिए हो, इसका मतलब वो पदार्थ NaCl को ज्यादा टेम्परेचर पे जाके वो गल पाया है, यानी उसकी गलनांक उच्च हो गया कि कम हो गया? क्योंकि ज्यादा ताप पे गल पाया है, यानी उसकी गलनांक उच्च है। क्वथनांक यानी वो बॉयल कर पाया है। क्वथनांक मीन्स बॉयल करना, उबलना, ये उबल पाया है कम ताप पे की उच्च ताप पे। अत्यधिक ताप मतलब उच्च ताप पे ये जो है बॉयल कर पाएगा, इसलिए उबल पाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बंधन को तोड़ने के लिए अत्यधिक ताप का जरूरत होता है, अत्यधिक उष्मा की जरूरत पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक दोनों अधिक होते हैं। आपने ये देखा कि मैं जो लिख रहा हूँ रटा नहीं लिख रहा हूँ। आपको मेरे वीडियो को अगर दोबारा देख के या फिर जो अभी आप समझ ही रहे हैं एक बार में, आप अपनी भाषा में लिखिए। अपनी भाषा में आप जब लिखोगे तो ही आपको नंबर ज्यादा आ सकते हैं। ये वरना अगर आप रटा लिखोगे तो फिर वो थोड़ा सा क्या होता है ना कि वो समझ जाता है कि ये चीटिंग से लिखा है। 2 कॉपी लिखोगे ना तो समझ जाएगा कि ये चीट करके लिखा है। आप जरा गौर करिए, जैसा ही कहीं पे बुक में लेता है, अगर वो याद, भले ही आपको याद करने की शक्ति ज्यादा है, अगर आपने याद करके वही चीज छाप दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आपने उसको चीटिंग करके लिखा है। अगर आप कुछ अपना भाषा लगाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है कि इसका मतलब अपने मन से लिखा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें है हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों? समझिए बात को। सबसे पहले तो ये आप जानते हैं कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा होता है, दूसरा एक क्या होता है? ग्रेफाइट। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कार्बन ही है। अगर कार्बन के अपरूप 2 होते हैं, एक हीरा होता है, ग्रेफाइट, इसका मतलब दोनों ही कार्बन है। हीरा जो होता है कार्बन के ही अपरूप होते हैं। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। अब ऐसे अलग बात है कि न्यू रूप में एक और अपरूप आ गए हैं, बक मिस्टर फ्लोरीन, जो कि कार्बन 60 होता है, जो कि अभी उसको इग्नोर मारा जाएगा। कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। तो आपको इससे ये पता चल गया कि हीरा का सूत्र भी कार्बन और ग्रेफाइट का भी सूत्र कार्बन ही होता है। अब आपको ये जानना होगा कि एक कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। अब ये 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम में ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी बाहरी कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में संयोजी इलेक्ट्रॉन का ही प्रयोग किए जाते हैं, ना कि कुल इलेक्ट्रॉन का। अब तो अगर हमें ये समझ आया कि कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु उसको दिखाएंगे।
अब आपको ये जानना जरूरी है। तब हीरा का हम आपको स्ट्रक्चर बताते हैं, हीरा का संरचना बताते हैं। इसके जो संरचना 3D संरचना जो होगा वो देखिएगा, यहाँ पे बीच में कार्बन लिखिएगा, इसके 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम आपको दिखा दिए बहुत बढ़िया से। बाकी ये चारों कार्बन से ये बंधन बना लेता है, ये एक कार्बन बाकी और 4 कार्बन से बंधन बना ही लेता है। एक कार्बन यहाँ होगा, एक कार्बन इसके यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ इस तरह से यहाँ पे बनाएगा, उसके बाद एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ, एक कार्बन यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसके भी मान लीजिए कि ये भी कार्बन है, तो इसके भी 4-4 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे थोड़ा देर के लिए, तो इसका हम अभी नहीं दिखाएंगे, केवल हम एक कार्बन के बारे में सोच रहे हैं ना, केवल इसके बारे में। तो मैं आपको इससे ये दिखाना चाहा हूँ, ये जो देखिए हीरे का आप देखिएगा 3D चतुष्फलक, ऐसा इसका आकृति होता है चतुष्फलक। तो ये ध्यान रखिएगा चतुष्फलक आकृति। तो ये बात आपको समझ आया कि असल में ये क्यों समझा रहे हैं ऐसा, क्योंकि हीरे जो है, हीरा का संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है और इसके कुल चारों का चारों संयोजी इलेक्ट्रॉन बाकी 4 कार्बन से बंधन बना लेता है, अर्थात इसके एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। आसान भाषा में बोले तो हीरा के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि यह बाकी हीरा के अंदर जो कार्बन होते हैं बाकी सभी कार्बन के साथ वो बंधन पूर्ण रूप से बना लेते हैं, इसलिए इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे नहीं है। अब आप सुनिए सोचिए, ग्रेफाइट में क्या होता होगा सर? ग्रेफाइट भी तो कार्बन का ही रूप होता है, इसका मतलब ग्रेफाइट का भी सूत्र कार्बन ही होगा। तो सर जी यहाँ पे जो ग्रेफाइट का जो आकृति बनेगा वो कैसा होगा? यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये 2-3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, असल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, असल में 3 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका बंधन बना पाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त रहता है। यानी ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है बाकी 3 ही कार्बन से बंधन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह गया। 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन में, 3 ही इलेक्ट्रॉन बिजी रह पाया बंधन बनाने में, एक इलेक्ट्रॉन बैठा रह गया, फ्री रह गया, मुक्त रह गया। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से हमें समझ आया कि धारा यानी चालक, सुचालक, ये जो है सुचालक तभी कोई चीज होता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो जैसे मान लीजिए कि तांबा का तार है, तांबा के तार में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी जाके वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता तो वाइब्रेट करता ही नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए हीरे का ये सामान है जिसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, अब ये बंधा हुआ है तो क्या ये वाइब्रेट करेगा? नहीं। कसा हुआ है तो ये वाइब्रेट करेगा? नहीं। जब वाइब्रेट नहीं करेगा यानी इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट नहीं किया, इलेक्ट्रॉन थरथराया नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं किया, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं करेगा तो क्या वो विद्युत का चालन करेगा? नहीं करेगा। इस ग्रेफाइट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत के चालन करने में हेल्प करता है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहने से ही प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही विद्युत धारा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना ही विद्युत धारा है। तो ये बात आपने समझ लिया, तो ये आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। मैंने आपको ये समझाया। आज मैं आप लोगों के सामने मैं वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जैसे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोग जाहिर सी बात है आप ये वीडियो देखते हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल का नाम है ब्रेन स्टडी नाम है, लेकिन आपको ब्रेन स्टडी चैनल जब सर्च करोगे तो नहीं आता है, आपका आएगा ब्रेन स्टडी बाय आर.के. रमन ऑफिशियल। फिर से मैं बता दूं, ब्रेन स्टडी डायरेक्ट आपको आ जाएगा यूट्यूब, ब्रेन स्टडी बाय आर.के. रमन ऑफिशियल। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा नाम आर.के. रमन है, तो आर.के. रमन ऑफिशियल बाय आप करना होगा, ब्रेन स्टडी बाय आर.के. रमन ऑफिशियल। अब मैं गारंटी लेता हूँ आपको, जो भी मैं जितना ही बताता हूँ आपको कोशिश करूंगा कि बेहतर रूप से समझाने का। भले ये वीडियो थोड़ा लंबा होता होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से आसान भाषा में कन्वर्ट करके धीरे धीरे इसी तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।